आदाब, नमस्कार। अफसाने के सौरंग की इस महफिल में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं कुछ दिनों की अजीब अजीब बीमारियों के बाद लौट आया हूँ और फिर अदब की खिदमत, साहित्य की सेवा में जुट रहा हूँ। सौ अफसाने जो सुनाने का मैंने बीड़ा उठाया है, उसमें जब मैं बीमार हुआ तो मैं 5 खातून अफसाना निगारों के अफसाने सुना रहा था। हुआ यूं कि 2 अफसाने ख़वातीन के सुनाने के बाद तबीयत ने साथ नहीं दिया। कई बार बैठा लेकिन ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब फिर लौट आया हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर का एक अफसाना। कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू अदब में पाए का नाम है। मुमताज़, मारूफ, मशहूर, जिनकी तख्लीक़ात का तर्जुमा, अनुवाद कई ज़बानों में हो चुका है। उनकी जो तख्लीक़ात सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, उनमें एक तो है आग का दरिया, दूसरा है उनका एक नॉवेलेट जिसका शीर्षक उन्वान था अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो, सितारों से आगे, शीशे के घर, मेरे भी सनम खाने, कारे जहाँ दराज है, सीता हरण, चाय के बाग वगैरह। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। आज मैं आपको जो अफसाना सुनाने जा रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर का, उसका उन्वान है लकड़ बग्गे की हंसी। जी हाँ, तो सुनते हैं लकड़ बग्गे की हंसी। हिमालय और शिवालिक की दरमियानी वादियाँ डून कहलाती हैं, जिनमें से एक देहरादून है। 125 मुरब्बा मील पर फैला हुआ कॉर्बेट नेशनल पार्क भी ज़िला नैनीताल की एक डून में वाक़ है। रामगंगा पहाड़ों से उतरकर कॉर्बेट नेशनल पार्क में दाखिल होती है। उसके एक किनारे पर पहाड़ी सिलसिला है, दूसरे पर साल का घना वन। जंगल में शेर और चीते और हरण रहते हैं। रामगंगा में घड़ियाल, जो हमारे वक्त से अलहदा जियोलॉजिकल टाइम और डायनासोरों के अहद से ताल्लुक़ रखते हैं। हाथियों और दरियाई घोड़ों की तरह जब कोई जीप जंगल की सड़क से गुज़रती है, उसकी आहट पर शेर और चीते, चीतल और सांभर और नील गायें चश्मे जोन में गायब हो जाती हैं। महज पत्तों की सरसराहट
या एक झलक या एक परछाई, जैसे इंसानी दिमाग के अंदरूनी जंगल में छुपा हुआ कोई ख्याल। और कभी रात के वक्त जीप कार की हेडलाइट्स की जद में बैठा हंसता हुआ लकड़बग्गा या ऊद बिलाऊ या स्याह रीछ दिखाई दे जाता है, जैसे अचानक कोई अनजाना खौफ मुजस्सम हो जाए। हरनों, रंग बिरंगे परिंदों और सांपों से भरे गहरे वन पर छाई हुई गुप अंधेरी रात का राग, बहते दरिया और सोते घड़ियालों और परिंदों और दरिंदों और बर्फानी सर्दी और मुतहरिक कोहरे और तारीकी की बेआवाज़ सिम्फनी। उस साल दिसंबर के महीने में जंगल के किनारे रेस्ट हाउस के कंपाउंड में हस्बे मामूल भांत भांत के लोग ठहरे हुए थे। अपनी कारवां कार में इंग्लिस्तान से आया हुआ एक रिटायर्ड फौजी अफसर और उसकी मेम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तुलबा जो हिमालय की नबातात के मुताले के लिए आए थे, चंद यूरोपियन नौजवान, ये सब खेमों में मुकीम थे। कुछ फासले पर छोलदारियों में वो ठेकेदार मजदूर कंपाउंड में नई इमारतें तामीर कर रहे थे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सयाहों की आमद और रफ्त बढ़ती जा रही है। चीफ महावत डिनर के बाद सारे हाथियों को लेकर आता, जो घुटने टेक कर मगरबी सयाहों को सलामी देते और मेमे हाथियों को एक एक रूट खिलाती, और फिर सब अपने अपने कमरों और खेमों और क्वार्टरों में और झोपड़ियों और बिलों और बाम्बियों और कछारों और आबी गारों घोंसलों में जाकर सो रहे थे। और सुबह को रामगंगा पर सूरज झांकता और जंगल जागता और अहाता जागता, और सब जिंदा हरनों और जिंदा करों और मुर्दा भैंसों और कभी कभार इंसानी लाशों और कच्चे गोश्त और कीड़े मकोड़ों और केचुओं के तले हुए अंडों, पॉरेज और कॉर्नफ्लेक और टोस्ट और जैम, जेली, मामलेड, चाय, कॉफ़ी या पूरी भाजी या खागीना, पराठे या सूखी रोटी का नाश्ता करके सब अपना अपना दिन शुरू करते। और तब दबे पांव बुद्धू अहाते में दाखिल होता। वो नई इमारत के नीचे जा खड़ा होता और रामपुरी बहरा आवाज़ देता, बुद्धू आ गया। और सड़क पर टहलती हुई मुअम्मर मिसेस फ्रीमेंटल कहती, हेलो बुद्धू, गुड मॉर्निंग। और ब्रिगेडियर फ्रीमेंटल गुर्राते, हेलो बुद्धू, ओल्ड रास्कल। और अमेरिकन सहिया मुस्कुराकर कहते, हाय बुद्धू। और कोई अमेरिकी लड़की पुकारती, इज़न्ट ही क्यूट। बुद्धू 2 मरतबा कंपाउंड में आता, सुबह को नाश्ता करता, वापस चला जाता, रात को खाना खाकर वापस। शाम हुई, उस कोहर आलूद शाम एक सब्ज रंग की जीप स्टेशन वैगन आकर नई इमारत के सामने रुकी। 2 मर्द और 1 औरत उसमें से उतरे। नए रेस्ट हाउस के मुलाजिमों ने दौड़ दौड़ कर असबाब उतारा, क्योंकि वो बहुत अमीर सयाह मालूम होते थे। अमेरिकन मैचिंग कासी फूलदार सूटकेस, होल्डाल और बैग, बढ़िया पिकनिक बास्केट। वो तीनों इस्तकबालिया कमरे में दाखिल हुए, जिसके एक कमरे में भारी चमकीली बार बना दी गई थी। लड़की ने अबरू उठाकर नागवारी से चारों तरफ नज़र डाली, जैसे वो सिर्फ 5 सितारों वाले होटलों की आदी हो। बार पर ब्रिगेडियर फ्रीमेंटल तन्हा बैठा था। नौवारिदों में से एक बार की तरफ आया। जोधपुर में मलबूस सर पर साफा, एक कान में सुराख, नुकीली मूछें। कि ऐसे किरदार रोहिलखंड के अफसानवी खित्ते में आज भी नजर आ जाते हैं। उसने उंगली उठाकर पहाड़ी लड़के से कहा, 1 ब्रांडी और सोडा।
और उन्नाबी चमड़े के स्टूल पर टिक गया। चंद मिनट बाद उसने ब्रिगेडियर पर नज़र डाली और उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर ब्रिगेडियर ने उसका कोई नोटिस ना लिया। किसी भी सफ़ेद फार्म मगरबी की मौजूदगी में हिंदुस्तानी अमूमन बेहद सेल्फ कॉन्शियस होकर अजीब लहजे में अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं और बहुत फ़ख्र करते हैं कि गोरी चमड़ी वाले हमसे हम कलाम हैं, और उनके पूरे अंदाज में एक अजीब लजाजत और मिस्कीनी आ जाती है। अहले मगरिब उस वक्त दिल में हंसते हैं, और यही लोग अपने हम वतन से अमूमन सख्त कलामी से पेश आने के आदी होते हैं। दूसरा आदमी दुबला पतला, पस्ता कद और गंजा था। उसकी काहिल ग़िलाफ़ी आँखें स्लॉथ बेयर की आँखों से मुशाबह थी, जिन्हें वो बड़ी सुस्ती से घुमाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और रेस्ट हाउस के मैनेजर से मसरूफ़ गुफ्तगू था। लड़की उकताई हुई खड़ी थी। वो कोई सिनेमा स्टारलेट मालूम होती थी या कोई कामयाब महंगी फैशन मॉडल, खुशशक्ल, खिलती रंगत, सेहतमंद, दराज कद, शरबती आँखें। उसने बेशकीमत हीरे पहन रखे थे। नाटा आदमी उम्र में उससे दुगना नज़र आता था। चंद मिनट बाद दोनों ऊपर चले गए। कंचदा आदमी बार पर ब्रांडी पीता रहा। बाहर से शेरों के दहाड़ने की आवाज़ आई। अफसोस कि यह लाजवाब टाइगर कंट्री अब कालागढ़ डैम में डूब जाएगी, कंचदे आदमी ने कहा। मुझे भी अफसोस है, ब्रिगेडियर ने मुख्तसर जवाब दिया। मैं बड़े बड़े रऊसा को शिकारगाहों पर ले जाता रहा हूँ। वो ज़माने लद गए। आप मछली का शिकार करने के लिए हर साल इंग्लिस्तान से आता हूँ, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया। आपकी कोई खिदमत कर सकूँ तो हाजिर हूँ, कंचदे आदमी ने कहा। नहीं शुक्रिया, ब्रिगेडियर ने रुखाई से जवाब दिया। बाहर रात की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। 15-20 मिनट गुजर गए। कंचदा आदमी ब्रिगेडियर को घूरने लगा। उसकी आंख सुर्ख हो चुकी थी। तराई का ये इलाका बहुत रोमांटिक इलाका है, उसने कहा। अगर आप ये उन लोगों में से नहीं है जो खामखा किसी सफ़ेद फार्म मगरबी से बात करना चाहते हैं, ब्रिगेडियर ने सोचा और स्टूल पर से उठा, चुरुट सुलगाया और उसे गुड नाइट कहकर सूरत से बाहर निकल गया। कंचदा आदमी बार की सतह पर तबला बजाने लगा। उसने ग्लास ख़त्म किया और बारमैन से बोला, बिल ऊपर भेज देना। उनके कमरे का नंबर क्या है? बिल साहब को भेज देना, जो मेम साहब के साथ आए हैं। जीना किधर है? बारमैन ने रास्ता बताया। ऊपर पहुंचकर कंचदे आदमी ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर गया। लड़की मसहरी पर नीम दराज जिम कॉर्बेट की कुमायूं के आदमखोर की वर्कगर्दानी कर रही थी, जो सयाहों के लिए हर कमरे में मौजूद थी। नाटा आदमी दूसरे पलक पर लेटा छत को तक रहा था। जाओ, उसने तहक्कुमना आवाज़ में कहा, जो उसके नहीं सरापा से लग गाना खाती थी। ठीक है, मैं रातों रात ढकाला से निकल जाऊंगा। आप मुझे नजीबाबाद जाओ। नाटे आदमी ने उसकी बात काटी। गुड नाइट, कंचदे आदमी ने लड़की को मुखातिब किया। इतवार की सुबह आऊँगा, तैयार रहना। जाओ, नाटे आदमी ने दोहराया। कंचदे आदमी ने झुककर सलाम किया और बाहर चला गया। नाटे आदमी ने उठकर एक सूटकेस खोला।
उसमें से चमड़े की एक पेटी निकाली और एक चाबुक। उसने दोनों चीज़ें लड़की की तरफ फेंकी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सुबह सवेरे मिसेस फ्रीमेंटल कारवां कार के सामने कपड़े धोकर अलगनी पर टांग रही थी। उनके शौहर नज़दीक कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ने में मशगूल थे। ब्रिगेडियर खामोश रहे। इंडियन चाइल्ड ब्राइड, बेचारी, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हेनरी? क्या है डोरिस? ब्रिगेडियर ने जरा झुंझलाकर पूछा। वो लड़की बेचारी जो कल रात यहाँ आई है, वो सुबह शाल ओढ़े उस तरफ चहलकदमी कर रही थी। साड़ी के नीचे उसकी पीठ पर चाबुक के निशान नजर आ रहे थे। उसका शौहर उसे मारता है। क्या हम डोरिस, दूसरों के मामलात में नाक मत घुसाओ। लेकिन हेनरी, सुबह को 11 बजे करीब लड़की अपने कमरे में आईने के सामने तैयार हो रही थी। उसने बाकायदा सफारी सूट पहन रखा था। नाटा शौकीन आदमी था। वो बालों की खिचड़ी झालर में स्विस पिन लगाते हुए लहक लहक कर गाता जा रहा था। दिल जंगल ही में बहलता है या हुस्न पे इश्क मचलता है। लड़की गौर से उसका गाना सुन रही थी। अरे ये गाना जब तुम पैदा नहीं हुई होगी तब का है, उसने कैमरा और दूरबीन उठाते हुए कहा। दोनों बाहर आए, दरवाजे में ताला लगाया, नीचे उतरे और हाथी के चबूतरे की तरफ बढ़े। सीढ़ियां चढ़कर प्लेटफॉर्म से लगी खड़ी थी। हौदे में बैठकर लड़की खिलखिलाकर हंसी। वो बच्चों की तरह खुश थी। धूप में उसके हीरे चमक रहे थे। गंदा बोसीदा खाकी कोट पहने हुए मुन्हनी महावत ने आंखें संभाल कर हथनी को आहिस्ता से पुचकारा। चल बेटा रामकली, बिस्मिल्लाह। रामकली फाटक की तरफ चल पड़ी। कंपाउंड से बाहर निकलकर वो रामगंगा के उथले हिस्से पर से गुजरते जंगल की तरफ बढ़े। लड़की बेहद मुसर्रत से दूरबीन के जरिए चारों तरफ देखती जा रही थी। वो बार बार नाटे आदमी से कहती, वो देखो मोर, अरे बारहसिंगा, वो देखो घड़ियाल, माय गॉड कितना बड़ा मगरमच्छ, वो देखो। वो क्या है महावत मियाँ? सांभर मेम साहब, बोलिए मत, आवाज सुनते ही गायब हो जाते हैं। रामकली जंगल में पहुंच, जहां बेर के अनगिनत घोंसले पेड़ों में कंदीलों की तरह आवेजा थे। दूर से उन्हें 2 हाथी और नजर आए, जिन पर कैम्ब्रिज से आए हुए अंग्रेज तुलबा सवार थे। जंगल का एक चक्कर लगाकर सधी हुई रामकली वापस मुड़ी। रेस्ट हाउस पहुंचकर लड़की ने फील्डवान को 20 रुपये बख्शिश दिए। कंपाउंड के अमले में लड़की की इमारत और दरियादिली का शोहरा हो चुका था। एक बैले ने उसे खुश करने के लिए आगे बढ़कर कहा, वो देखिए मेम साहब, बुद्धू आ गया। बुद्धू? उसे ना जाने देना, मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, लड़की ने कहा और डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई। डाइनिंग हॉल डिप्रेसिंग था। लड़की जो जंगल में बहुत खुश नज़र आ रही थी, अब बड़ी बेकैफी के साथ खाना खाने में मसरूफ़ थी। उस वक्त सिर्फ एक कुनबा वहाँ मौजूद था। लड़की ने उकता कर उन पर नज़र डाली। बीवी के सर में तेल, कसा हुआ जूड़ा, भद्दी छींट के नायलॉन की साड़ी, सोने की चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, माथे पर प्लास्टिक की नीली बिंदी। बच्चे बाजार के सिले हुए बाबा सूट पहने, शौहर के हाथ में धर्मयुग का ताज़ा पर्चा। वो सब भी एक दूसरे से बेजार बैठे थे। बैरे ने खाना सर्व किया।
वो रामपुर का था और शक्ल से अहमद जान थिरकवा का भाई मालूम होता था। जिंदगी बड़ी बेरंग, मुज़महिल, खजालत अंगेज और बेहुदा शय थी। खाने के बाद वो प्लेट लेकर बुद्धू को खिलाने के लिए बाहर आई। फिर वो टहलती हुई दरिया की तरफ चली गई। रास्ते में उसे वो प्लास्टिक की बिंदी वाली बीवी मिली। उन्होंने उसे नाकदाना नज़रों से देखा। वो मुस्कुराई, वो भी मजबूरन मुस्कुराई। लड़की उनसे बातें करने लगी। उन्होंने पूछा, कौन जात हो? ब्राह्मण, उसने जवाब दिया। बनदेवी, उसने कहा। वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं? और आपको क्या लगते हैं? लड़की ने हंसकर पूछा। वो त्योरी पर बल डालकर आगे बढ़ गई। वो कंपाउंड से निकलकर उस जगह पहुंची जहां नई इमारत तामीर करने वाले के खेमे लगे हुए थे। उस वक्त वो जंगल में नमाज अजहर अदा करने में मशगूल थे। अंगीठियों पर मुरगन खाने पक रहे थे। एक आदमी ने सलाम फेरकर उस पर नज़र डाली और दरियाफ्त किया, जी मेम साहब, फरमाइए। कुछ नहीं, ऐसे ही चली आई थी। क्या पक रहा है? बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे दुलारो, जरा मेम साहब के लिए जर्दा तो निकाल कर लाना। उसने कुर्सी पेश की। हम लोग बिजनौर के रहने वाले हैं, साल भर से जंगल में पड़े हैं, काम ख़त्म हो तो वापस जाएं। न्याज की काब में से मत देना, एक नूरानी सूरत वाले सफ़ेद रेश ने आहिस्ता से लड़के से कहा। लड़की ने सुन लिया। दिलावर फूलदार तामचीनी की प्लेट में जर्दा निकाल लाया। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, किसकी न्याज थी? बड़े पीर की। लड़के ने ज़रा झेंप कर का जवाब दिया। लड़की ने जर्दा चखा और एक 20 रुपये का नोट दिलावर को भी थमा दिया। आदाब अज़मेम साहब, ठेकेदार ने शाइस्तगी से कहा। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब दिया और कंपाउंड की तरफ वापस चली गई। बिजनौरियों ने ताज्जुब से एक दूसरे को देखा। तीसरी सुबह 11 बजे ब्रिगेडियर धूप में बैठा अखबार पढ़ रहा था। नाटा आदमी तेज तेज चलता उसके पास आया और बोला, मैं एक ज़रूरी काम से शहर जा रहा हूँ, रात को आऊँगा या कल सुबह। आप और मिसेस फ्रीमेंटल में ज़रा मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा। और अपनी जीप स्टेशन वैगन में बैठकर फाटक से बाहर चला गया। मिसेस फ्रीमेंटल ने कहा, बदतमीज़ आदमी ऐसी फूल सी लड़की को मारता है। मुझे यकीन है इस बेचारी के गरीब माँ बाप ने रुपए की खातिर उसके हाथ बेच दिया होगा। मशरक़ में यह आम तौर पर होता है। बुद्धू आकर कुर्सी के बराबर खड़ा हो गया। मिसेस फ्रीमेंटल ने प्यार से उसकी थूथनी पर हाथ फेरा। वो एक जंगली सूअर था जो जंगल से नमूदार होता था और अपनी खातिरें कराकर जंगल में वापस चला जाता था। अहाते वालों ने उसका नाम बुद्धू रख छोड़ा था। लड़की रेस्ट हाउस से निकल कर आई, गुड मॉर्निंग कहकर एक कुर्सी पर बैठ गई। बुद्धू जंगल का बेहतरीन पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है, वहाँ का नुमाइंदा, इंसानों के जंगल से राब्ता रखता है, ब्रिगेडियर ने कहा। वो जंगल अंदर से न जाने कैसा होगा, लड़की बोली। तुम उसे अंदर से देख तो चुकी हो? बिल्कुल, बेहद अंदर से नहीं देखा। उसके अंदर बसने वालों के लिए वो ऐसा ही होगा जैसे हमारे लिए हमारी दुनिया। जब हम जापानी बर्मा के जंगलों में लड़ रहे थे तो दोनों दरिंदे लगते थे।
पिछले एक दिन में इस मिलनसार लड़की से दोनों मियाँ बीवी की दोस्ती हो गई थी। मिसेस फ्रीमेंटल कारवां की तरफ चली गई। क्या मैं लंच तक आपके साथ बैठ सकती हूँ? लड़की ने ब्रिगेडियर से पूछा। यकीनन, तुम्हारा शौहर भी हमसे यही कह गया है। वो हंस पड़ी। वो मेरा शौहर नहीं है, मैं उससे कलकत्ता रेस कोर्स पर मिली थी। वो एक मालदार जॉकी है, बीवी बच्चों वाला परवर्ट। मैं 6 महीने से उसके साथ हूँ और उसे छोड़ना चाहती हूँ, मगर वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं उससे इतना माल बटोर चुकी हूँ जितना साल भर में भी नहीं कमा सकती। ये हीरे देखिए, ब्लू बेल्जियम। आईसी, ब्रिगेडियर के मुंह से निकला। वो घाट घाट का पानी पी चुका था। मगर मेरी बीवी के सामने ये सब ना कह रहा। वो एक कदामत परस्त अंग्रेज खातून है, फिर वो तुमसे बात ना करेंगी। वेरी वेल ब्रिगेडियर, मगर तुम एक शरीफ खानदानी लड़की मालूम होती हो। क्या आप भी वही बात दोहराने वाले हैं कि तुम जैसी शरीफ लड़की है क्या कर रही है? तो उसका जवाब यह है जनाब कि देयर इज बिग मनी इन इट, और अब हमारा बिजनेस इंटरनेशनल बनता जा रहा है। मेरी चंद सहेलियां मिडल ईस्ट और मगरिब के चक्कर लगाती हैं। मेरे वालदैन भाई को मेरे मुताल्लिक मालूम है, वो दिल्ली में है। वो खौफनाक आदमी जो तुम्हारे साथ आया था, वो कौन है? ब्रिगेडियर ने दरियाफ्त किया। मेरा पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। ब्रिगेडियर ने नरमी से कहा, माय डियर, क्या तुमको डर नहीं लगता? कभी तुम किसी ऐसे आदमी के हाथ लग जाओ जो एक नीम मजनू आदमी हो या सादियत पसंद, या क्योंकि पागलपन और सहीद दिमागी में बाल बराबर का फर्क है। यह आदमी भी सैडिस्ट है, मगर मैं इसे हैंडल करना जानती हूँ। और बहरहाल ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स तो हैं ही। मेरी एक सहेली जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, नर्स बनकर वेस्ट जर्मनी गई। नर्सिंग छोड़कर वो हैम्बर्ग के एरोस नेपल्स में शामिल हो गई। बस चंद रोज में लखपति। शानदार घर, स्विमिंग पूल, बढ़िया कार। मौका मिला तो मैं भी बाहर जाकर यही काम करूंगी। क्या काम माय डियर? मिसेस फ्रीमेंटल ने अपनी कारवां कार से वापस आते हुए दरियाफ्त किया। सोशल वर्क, खिदमत खल्क मिसेस फ्रीमेंटल, लड़की ने मताना से जवाब दिया। बिच, ब्रिगेडियर ने ज़ेरे लब कहा। कुछ देर बाद वो लंच के लिए चली गई। तीसरे पहर को बरामदे में निकली। एक जख्मी परिंदा जो फड़फड़ाता बरामदे में मंडला रहा था, एक दर से टकरा कर नीचे गिरा। लड़की ने उसे उठा और बड़े रंज और दर्दमंदी से उसे पुचकारती रही। फिर उसे कुछ ख्याल आया। परिंदे को साड़ी के आंचल में छुपाकर कैम्ब्रिज वालों के खेमे की तरफ रवाना हो गई। एक छोलदारी के सामने वो पांचों बैठे थे। 3 लड़के, 2 लड़कियां, सेहतमंद, लंबे तड़ंगे, सुनहरी बालों सुनहरी दाढ़ियों वाले नौजवान, यूरोप के शुमाली जंगलों के देवता, सूरज की औलाद, और लड़कियां गोरी चिट्टी सुनहरी तरोताज़ा बन देवियाँ। क्या शानदार लोग हैं ये यूरोपियन। एक हम हैं, सड़े बुसे, काले कलूटे, सूखे चबरख, नाटे बदशगल, लागर, टिड्डे, झींगर। उसने सोचा और इश्तियाक से उनको तकती रही। फिर जरा झिझक कर आगे बढ़ी। वो पांचों तबादले ख्याल में मुनहमिक थे। उनके उलूम की किताबें करीब रखी थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। एक्सक्यूज़ मी। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक सूरज का बेटा उठकर उसकी तरफ आया।
उसने जख्मी चिड़िया पेश की। मुझे ख्याल आया आप लोग जंगल के मुताले के लिए आए हैं, आपको दिलचस्पी होगी। ओह, हाउ वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक्स। लड़के ने परिंदा बड़ी एहतियात से हाथ में ले लिया और अपने साथियों की तरफ लपका। वो लोग फौरन परिंदे की मरहम पट्टी में मसरूफ़ हो गए। चंद मिनट तक वो उस उम्मीद में खड़ी रही कि वो उससे बात करेंगे, फिर मायूस होकर वापस लौट गई। शाम के वक्त बरामदे में उकताई हुई खड़ी थी जब वही अंग्रेज़ लड़का बार की सिम जाता नजर आया। वो फौरन अंदर गई और बार रूम के सोफे पर टिक गई। लड़का बियर की बोतलें खरीद कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। लड़की ने हाथ उठाकर हेलो कहा। वो सर खम करके मुस्कुराया और उसके नज़दीक आया। गुड इवनिंग मैम, मिसिस एल। हाउ आर यू मिसिस एल? मेरा अपना नाम रम है। आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? रम और एल? बिल्कुल नहीं, मैं अपने शौहर को एल पुकारती हूँ, वो इसी नाम से मशहूर हो गया है। मेरा अपना नाम दरअसल रंभा है, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में एक आसमानी रक्कासा थी। किस कदर दिलचस्प, लड़के ने कहा। मेरा नाम महज बर्नार्ड क्रेग है। बैठो, कॉफ़ी पियो। बहरा, लड़के ने आवाज़ दी। वो यकलख्त बहुत खुश और पुरुम्मीद नज़र आ रही थी। तुम्हारा परिंदा अब कैसा है? बरम पट्टी के बाद अब अच्छा हो गया है, अपने जंगल वापस चला गया, अंग्रेज़ नौजवान ने जवाब दिया और बैठकर रस्मी गुफ्तगू करने लगा। मैं सोचती हूँ हम भी अपने जंगल वापस जाएं, यानी मुहज़्ज़िब दुनिया में। यहाँ वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। वक्त यहाँ साकिन है, लेकिन कैप्टन का इरादा है कि चंद रोज़ क़याम करके महाशीर पकड़ें, पहाड़ों के नीचे जहाँ से रामगंगा निकलती है। हम लोग भी वही जगह देखने आए थे जहाँ से दरिया निकलते हैं। सूरज देवता ने कहा। सुनहरे बालों का हाला, सुनहरी दाढ़ी, बारूम की नीम तारीकी में सूरज की तरह रोशन। वो उसे इस तरह देखती। वो कह रहा था, मुझे हिंदुस्तान इतना अच्छा लगा कि दिल चाहता है कि हिंदुस्तानी लड़की से शादी भी कर लूँ। मेरे अंग्रेज़ दोस्त जिन्होंने हिंदुस्तानी लड़कियों से शादियाँ की हैं बहुत खुश हैं। वो कहते हैं आप लोग बेहद वफा शौहर और ख़िदमत गुजार बीवियाँ साबित होती हैं, हमारी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। लड़की का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बेहद मुस्तरिब नज़र आई। बहरा कॉफ़ी की ट्रे लेकर आ गया। वो कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गई। उसने पूछा, तुमने यहाँ शेर देखा? नहीं, परसों यहाँ गारा बांधा गया था, हम लोग बहुत देर तक मचान पर बैठे रहे मगर शेर नहीं आया। अब परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे, फिर वापस इंग्लैंड। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता उदास आवाज़ में कहना शुरू किया। मेरे वालिद हिज हाईनेस ऑफ करनपुर अपने ज़माने के नामवर शिकारी थे। उनके साथ मैं बहुत शिकारगाहों पर गई हूँ। मेरा भाई भी माहिर शिकारी है। अंग्रेज़ नौजवान बड़े इश्तियाक से उसकी बात सुन रहा था। वो कहती रही, जब रजवाड़े टूटे तो मैं बहुत छोटी थी। हमारा तर्ज ज़िंदगी बदल गया। बड़ी होकर मुझे एयर होस्टेस बनना पड़ा। उसने हाथ उठाकर अंगूठी दिखाई। ये ब्लू बेल्जियम हमारे आबाई ख़जाने की आखिरी यादगार है। फैंसिनेटिंग। चुनाचार तुम फ्लाइंग प्रिंसेस थी। परवास के दौरान तैयारे के कैप्टन से दोस्ती हो गई, हमने शादी कर ली। वो शराब बहुत पीने लगा था, इसलिए उसे ग्राउंड कर दिया गया। अब मैं अपने नाकाबिले बर्दाश्त शराबी शौहर से तलाक लेने वाली हूँ। काश। अंग्रेज़ नौजवान खामोश रहा।
ये जगह फितरत का एक हिस्सा है। यहाँ पहुंचकर इंसान सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। उसकी वजह से मैं तुमको ये सब बता रही हूँ। मेरी इज्जत अफजाई है मिसेस एल, बर्नार्ड ग्रेग ने नरमी से कहा। एक आदमी भारी स्याह ओवरकोट पहने कमरे में दाखिल हुआ। बर्नार्ड ने उस पर नज़र डाली और बोला, मिसेस एल, आपने कभी गौर किया, बाज़ इंसानों की सूरतें और हुलिये जानवरों से मिलते जुलते हैं। क्या ये आदमी हिमालय का स्याह रीछ नहीं है? और कल हमने एक पस्ता कद शख्स देखा था, वो बिल्कुल स्लॉथ बेयर मालूम होता था। और मैं किस हैवान से मुशाबा हूँ? लड़की ने मुस्कुराकर दरियाफ्त किया। बरतानवी नौजवान ने उसे ध्यान से देखा और बोला, चीतल या जंगली बिल्ली? शुक्रिया, क्योंकि मेरी आंखें शरबती हैं। हाँ, इंसानों और जानवरों की आंखें एक सी होती हैं। बिज्जू की मनूस आंख, मछली की सर्द आंख, बैल की अहमकाना आंख। वो देखिए, एक पहाड़ी बकरा स्टूल पर जा बैठा, लड़के ने हंसकर कहा। वो भी हंस पड़ी। कुछ लोग मेंढक मालूम होते हैं, कुछ हाथी, कुछ गेंडे और टिड्डे और बैल और सारस। बाज़ औरतें छिपकली मालूम होती हैं या बेवकूफ़ चिड़ियाँ। ये सारा एक ख़ानदान है, बर्नार्ड ने जवाब दिया। मेरा एक हिंदू दोस्त कहता है कि सब जानदार एक कुनबा हैं और सब आवागमन के कानून के मुताबिक 80,000 जूने बदलते रहते हैं। अच्छा, लड़की ने ताज्जुब से पूछा। आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, मैं ईसाई हूँ। मेरी मम्मी हिज हाइनेस ऑफ करनपुर ईसाई थी। ओह, बर्नार्ड ने नज़र भरकर उसे देखा। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। कॉफ़ी का शुक्रिया, शब खैर प्रिंसेस, कल मुलाकात होगी। वो ज़रा तेज़ी से बाहर जाकर कमरे में गायब हो गया। चौथी सुबह बरतानवी तलबा एक दरख्त के नीचे मसरूफ़ मुताला थे। लड़की टहलती हुई उनके करीब से गुजरी। उन्होंने उसे नहीं देखा। मैं हिंदुस्तानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी लड़की से। वो तेज़ तेज़ चलती हुई बिजनौरियों की खेमागाह तक पहुँची। नूरानी सूरत वाले बड़े मियाँ मुसल्ले पर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने करीब जाकर कहा। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मियाँ ने ज़रा मुश्तब्बा नज़रों से उसे देखा। वो आहिस्ता से मुल्तजियाना आवाज़ में बोली, हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआए खैर कीजिए, न्याज़ मानिए, मेरी ज़िंदगी संवर जाए। बड़े पीर की मन्नत मानिए, कुछ कीजिए जल्दी जल्दी, ये लीजिए। उसने पर्स से 200 के नोट निकालकर उनके सामने रखे और उल्टे पांव वापस हो गई। बड़े मियाँ भौचक्के होकर उसे देखते के देखते रह गए। डांटा आदमी वापस हो चुका था और बरामदे में खड़ा जीप स्टेशन वैगन में मछली के शिकार का सामान रखवा रहा था। उसने एक बैरे को हुक्म दिया, मेम साहब को बोलो जल्दी करें। बैरे ने ऊपर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने ऊदे रंग का ट्राउज़र सूट पहन रखा था और आईने के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी। दरवाज़ा खोलकर उसने कहा, साहब को बोलो अभी आते हैं। फिर वो पिछले जीने से उतरकर कैमरेज वालों के कैंप की तरफ चली। बर्नार्ड बरगद तले पत्थर पर बैठा पाइप पी रहा था। गुड इवनिंग मिसेज एल, उसने चौंक कर कहा। रम, लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो खामोश रहा। वो एक शादीशुदा औरत से दोस्ती बढ़ाकर मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। मैं मिसेज एल नहीं हूँ, लड़की ने इंतहाई मुस्तरिब होकर कहा। मुझे अपना दिल्ली का पता देते जाओ। मैं इस गोरख धंधे से निकलना चाहती हूँ। मैं बरतानिया आना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बड़े ताज्जुब की बात है, जो हिंदुस्तानी मुझसे मिलता है यही दरख्वास्त करता है कि वो बरतानिया आना चाहता है। बर्नार्ड ने तुर्शी से जवाब दिया। मैं तुमको पूरी बात बताऊंगी, पूरी बात। मुझे अपना दिल्ली का पता दे दो।
अभी हम लोगों ने तय नहीं किया कि वहाँ कहाँ ठहरेंगे। जीप करीब आकर रुकी। नाट्य आदमी ने दरवाज़ा खोला और सर आवाज़ में कहा, चलो। उसने घबराकर बर्नार्ड पर नज़र डाली और जीप में बैठ गई। फाटक के करीब पहुंचकर जीप रेत में फंस गई। ब्रिगेडियर फ्रीमेंटल टहलते हुए आ रहे थे। उन्होंने चंद आदमियों को बुलाया, सबने मिलकर गाड़ी को धक्का दिया। वो फाटक से निकली। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। ब्रिगेडियर ने रुमाल से चुन दिया और चेहरा साफ करके खुदा हाफिज कहने के लिए हाथ हिलाया। और दूर कैम्ब्रिज वालों की खैमागाह में रोशनियां जल रही थी। जंगल के रास्ते में घुप अंधेरा था। वो डरकर नाटे आदमी से सट गई। बड़ी खौफनाक जगह है, वापस चलो। कल तुम्हारा मेरा शिकार भाई आ रहा है। क्या उसे इसीलिए बुलाया है? देखता हूं कैसे जाती हो। उसने दिल में कहा, इसके साथ भी नहीं जाऊंगी, अकेली जाऊंगी। ऐन इस वक्त मौलवी साहब वजीफा पढ़ रहे होंगे। मिसेस बर्नार्ड ग्रेग में बहुत वफादार खिदमतगुजार हिंदुस्तानी औरत साबित होंगी, वरना जर्मनी का एरोस पैलेस बड़ी गिद्धिया है। कंचदे आदमी की आवाज़। वो बंदूक संभाले मचान पर बैठा था। नीचे वो चारे की तरह बंधी हुई थी। फिर बिजनौरी मौलवी का नूरानी चेहरा। उस चेहरे का तसव्वुर करके अचानक वो खुद को बहुत हल्का फुल्का और बशाश में महसूस करने लगी। उसने कहा, वो गीत तो सुनाओ, दिल जंगल ही में। गोया किसी ने रिकॉर्ड पर सुई रख दी। आदमी ने फौरन आलापना शुरू किया। दिल जंगल ही में बहलता है, यहाँ प्रेम का सागर चलता है। परदेसी प्रीत कहाँ जाने, हम ऐसा गीत कहाँ जाने। खिल जाए जिससे दिल की कली, यहाँ दिल की कली तो कभी ना। आदमी ने गाड़ी साहिल पर रोक दी। वो कूद कर रेत पर उतरी। फिशिंग का सामान उतारने में आदमी की मदद की। रामगंगा पिघली चांदी के मानन चमक रही थी। आदमी ने हिप फ्लास्क निकालकर शराब का एक घूंट भरा। यहाँ तो और भी ज़्यादा सर्दी है, लड़की ने लरस कर कहा। दिसंबर की रात में दरिया के किनारे क्या गर्मी होगी? आदमी ने जवाब दिया। दौड़ लगाओ, सर्दी भाग जाएगी। वो रेत पर दौड़ने लगी। उसके पीछे पीछे दुलकी चलता रहा। फिर हाँफने लगा। अचानक लड़की ने ठिठक कर कहा, किस कदर खूबसूरत जगह है। उसने कॉफ़ी का फ्लास्क कंधे से उतारा और रेत पर बैठ गई। सामने दरिया के दूसरे किनारे पर शिवालिक की एक पहाड़ी संगी दीवार की तरह इस्तादा थी। दीवार पर एक आबी गार का अक्स लर्जा था और वो जगह जल परियों का महल मालूम हो रही थी। आदमी भद से उसके नज़दीक बैठ गया। उसने हिप फ्लास्क से मुंह को लगाया और तरंग में आकर गुर्राने लगा। लब जो हो, फर्श आब हो, शब माँ हो, बादे गाब हो, मेरे पास बैठा हो वो सनम, लिए अपने हाथ में जामे जम, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ जग इन वाइन, लो पियो। नहीं, मैं कॉफ़ी पीऊँगी। फिर उसने दिल में कहा, मेरे लिए मौलवी साहब इस वक्त वजीफ़ा कर रहे होंगे, मैं शराब कैसे पी सकती हूँ। आदमी बर्राता रहा। मेरे पास बैठा है वो पाजी सनम, हरामी बदमाश सनम। वो सारा फ्लास्क गट पी गया। अब वो ऐसा चूहा मालूम हो रहा था जिसे शीशा पिला दिया गया हो। वो आंखें बंद करके सर झुका के बैठ गया। लड़की बड़बड़ाई, इतने जाड़े में भला कोई मछली पकड़ता है रात के वक्त? वापस चलो, वरना मैं निमोनिया से मर जाऊंगी। वो अंटाग्रफील रहा। मैं जाकर गाड़ी में बैठती हूँ। वो टस से मस ना हुआ। बनमानस, उसने सर ना उठाया। बिज्जो, वो उसी तरह बैठा रहा। झींगर, टेनी मास्टर, वो
चुपका रहा। बुढ़ा टिड्डा अचानक वो उठ खड़ा हुआ और लड़की को एक लात रसीद की। वो फिसल कर पानी में जा गिरी। बचाओ, वो चिल्लाई। पानी की रेले ने उसे आगे ढकेल दिया। मुकाबिल के आबी गार के ऊपर पानी के अक्ष में तलातुम पैदा हुआ। एक घड़ियाल अपनी कबल तारीख अर्जियाती वक्त की नींद से चौंक कर काहिली के साथ चट्टान पर से सरका और पानी में उतरकर डूबती हुई लड़की की सिमत बढ़ा। हाथ पांव मारती लड़की पानी से उभरी, उसे नजर आया। सर चांदनी में चमकता हुआ पानी उसके चारों तरफ था और एक स्याह घड़ियाल मुंह खोले उसकी तरफ आ रहा था। घड़ियाल ने लड़की की टांगें अपने जबड़े में दबोच लीं। लड़की ने एक फलक शगाफ चीख बुलंद की, फिर खामोशी छा गई। घड़ियाल के मुंह के अंदर पहुंचते ही वो दहशत से मर चुकी थी। घड़ियाल उसे मुंह में लिए लिए आबी कोह की जानिब बढ़ा। पहाड़ी की संगी दीवार के नीचे चट्टान पर पहुंचकर जरा सुस्ताया। उस वक्त वो लाखों बरस कबल के वक्त में मौजूद था और हिमालय के ये दरिया उसी तरफ बर्फ़ से निकल रहे थे और ये पहाड़ और जंगल और चट्टानें उसी तरह मौजूद थीं। घड़ियाल ने लड़की को चबा चबा कर निगलना शुरू किया। दरिया की सतह पर खून के चंद भंवर से उभरे। बालों के गुच्छे, गोश्त और कपड़ों के टुकड़े पानी पर तैरने लगे। घड़ियाल बड़ी तमानियत से अपना डिनर कर रहा था। नाटे आदमी ने साहिल पर से देखा। उसके जिस्म के रोंगटे और सर के बाल खड़े हो गए। उसकी स्लॉथ बेर जैसी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हड़बड़ा कर जीप की तरफ दौड़ा जो दूर साहिल के किनारे एक कदीम दरख्त के नज़दीक खड़ी थी। उस घने दरख्त के तने में जैसे दीमक चाट गई थी। सांप के बिल थे। आदमी की आहट पर पत्ते सरसराए। एक अजदहा बिल से निकला। एक हरनी जाग उठी। कपकपाते हुए आदमी ने मुड़कर देखा। रामगंगा शांत थी और पिघली चांदनी की तरह बह रही थी। आदमी ने इंजन स्टार्ट किया। उसकी गड़गड़ाहट सन्नाटे में बहुत हैबतनाक मालूम हुई। अंधाधुंध जीप दौड़ाता वो जंगल की सड़क पर वापस आया। हेडलाइट्स के सामने अचानक एक लगड़बग्गा आ गया और ज़ोर से हंसा। लकड़बग्गा आ गया और ज़ोर से हंसा। रात गुजरी, चांद डूबा, सूरज रामगंगा पर तुलू हुआ। जंगल जागा। ब्रेकफास्ट के वक्त बुद्धू जंगल से निकलकर कंपाउंड में आया। रेस्ट हाउस के बरामदे के नीचे पहुंचा और लड़की के इंतज़ार में सर झुकाकर खड़ा हो गया जो उसे रोज़ नाश्ता कराती थी। तो ये थी कुर्रतुल ऐन हैदर की कहानी, लकड़बग्घे की हंसी। कल फिर आऊँगा, फिर एक खातून अफसाना निगार का अफसाना रिकॉर्ड करूँगा। रिकॉर्ड इन कोर्ट, डॉक्यूमेंट बनाने वाला रिकॉर्ड बनाने वाला रिकॉर्ड, दास्तान गोई वाला रिकॉर्ड नहीं। अंडरलाइन कर रहा हूँ। दास्तान गोई करने के लिए मुझे यह कहानी रटनी पड़ेगी। रटने के बाद इनमें वो इमोशंस डालने होंगे जो हर डायलॉग्स में ज़रूरी हैं और फिर परफॉर्म करना होगा। मैं उस पेशे में बिल्कुल नहीं हूँ भाई। मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं कम से कम वो उर्दू की कहानियाँ सुन लें। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होऊंगा। आदाब, नमस्कार।